देखिए नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की जब आप स्टोरी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कि ये कब एग्जिस्टेंस में आए, और आज जिस तरीके से आपको ये दिख रहे हैं, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट and within some restrictions and limitations the states are also independent to enjoy their own jurisdiction and powers. भारत में आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो लेवल्स हैं उसमें से दो लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये थोड़ा सा बिगर फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है, जबकि जो राज्य होते हैं, स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके पास पावर्स थोड़ा सा कम है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद में कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिसके लिए वो टोटली फ्री है, इंडिपेंडेंट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जस्ट लाइक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस व्यवस्था ले लीजिए किसी भी राज्य की, किसी भी राज्य का जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था है, वो उस राज्य की गवर्नमेंट की, उसी राज्य सरकार के अधीन है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए अभी आपके घर में कहीं पर आसपास कोई हादसा हो जाए, आपके मोहल्ले मान लीजिए किसी के यहाँ पर चोरी हो गई, या उनके यहाँ डाका पड़ गया, या कोई गंभीर घटना हो गई, हत्या हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार, मिस्टर मोदी और उनकी जो मिनिस्ट्री है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को ऑर्डर नहीं ले सकते कि आप वहां जाइए और अरेस्ट करिए। यूपी की गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ और इनकी जो मिनिस्ट्री है, वही ऑर्डर कर सकती है और वही एक्शन ले सकती है कि अगर आपके मोहल्ले में कहीं पर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो उस पर पुलिस एक्शन ले, पुलिस अरेस्ट वारंट जारी करे या उन लोगों को ढूंढे। ये सारा काम आपकी स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट की पुलिस जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर मानेगी, सेंट्रल से कोई मतलब नहीं। अगर मिस्टर मोदी यहां से निकल रहे हो और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए, इन्होंने ऐसी गलती की है, या कोई भी ऐसा आरोप लगा सकते हैं, तो इमीडिएटली यूपी की जो पुलिस है वो मोदी जी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी, ना नहीं कर सकती। भले वो प्राइम मिनिस्टर है तो क्या हुआ, उनकी गिरफ्तारी किसी राज्य की पुलिस करेगी। अब आपके स्टेट से कोई पर्सन, मान लीजिए आपका राज्य मध्य प्रदेश से, आपका जो ये जिला है मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, कोई एक चोर आता है आपके यहाँ पर चोरी करके भाग रहा है, पीछे पीछे आप भी दौड़ रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस भी दौड़ रही है, कुछ ही देर में पता लगा वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके मध्य प्रदेश में घुस गया। अब आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वो मध्य प्रदेश में घुस करके उसे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि पुलिस तो स्टेट का मैटर है। आपके राज्य की सीमा खत्म हो रही तो आपकी जो वहां पर लिमिटेशन है वो भी खत्म हो गई। अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश पुलिस से सहायता मांगे कि हमारी मदद कीजिए, हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आपके यहाँ घुस गया है। अब वो चाहेंगे तो उसको पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे, या आपको कमीशन भी दे सकते हैं कि चलिए ठीक है आप हमारे यहाँ पर आ जाइए और उसको देखिए। अदरवाइज फिर आपका जो जुरिडिक्शन एरिया है, आपका जो कार्य क्षेत्र है वो समाप्त हो चुका है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, धीरे धीरे है, एकदम से सारा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे घटनाएं घटती गई, उसी के साथ साथ लोग परेशान होते गए, फिर वो डिमांड करते गए कि मुझे ये भी दिया जाए, वो भी दिया जाए, अभी ये परेशानी हो रही है, कल वो भी परेशानी हो रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो नेशन स्टेट के रिस्पॉन्सिबल लोग थे, ऑथराइज पर्सन थे, वो नए नए लॉज बनाते चले गए। आप अगर नजर डालिए, जब से राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ होगा, जब से ये स्टेट नेशन फॉर्म हुए होंगे, तो क्या होगा, आप मेडिवल वर्ल्ड में जाइए, मध्यकालीन दुनिया में जाइए, 15वीं-16वीं शताब्दी में दुनिया के अधिकांश जितने भी महाद्वीप है जहां पर इंसान रहते थे, वहां पर मोनार्की सिस्टम था, राजशाही थी। राजा और उनका परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी जनता के ऊपर या उस क्षेत्र विशेष में अब शासन करते थे, अपनी सत्ता को, हुकूमत को जमाए रहते थे।
और राजा का आदेश ही जो होता था वो कानून होता था। वहां पर कोई लिखित में और बड़ा वैसा भी कॉम्प्लेक्स लॉ नहीं था जिसको जनता पढ़े समझे और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता रहे। ऐसा नहीं है, किसी फिक्स लॉ के अंडर में कुछ नहीं था, सब कुछ वेरिएबल था। राजा ने आज किसी को चोरी के लिए हाथ काटने की सजा दी तो कल किसी को चोरी करने के लिए पैर काटने की सजा दी। सब कुछ चेंज हो रहा है। किसी को हो सकता है उसने ऐसे ही माफ कर दिया, छोड़ दिया। तो उस टाइम पीरियड में सब कुछ क्या था, अनडिफाइंड था, फिक्स नहीं था। लगातार जनता राजाओं के अत्याचार से फिर एक दौर आया उसी समय में जिसको बोलते हैं हम लोग सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। राजा तो अत्याचार कर ही रहा था, राजा के जो कुछ चापलूस लोग थे, उनके जो सेनापति होते थे, उनके मंत्री होते थे, दरबारी होते थे, और फिर निचले लेवल पर गांव में कस्बों में जमींदार होते थे। इस तरह के लोग जो होते थे, जमींदार, सरदार और लोकल जो रेवेन्यू लगान कलेक्ट करने वाले लोग थे, ये अपनी आसपास की जनता पर बहुत अत्याचार कर रहे थे क्योंकि वहां पर राजा की सीधे नजर नहीं थी। तो लगातार जनता क्या हो रही थी, परेशान हो रही थी और उनको लग रहा था अरे हमारा तो जीना ही मुश्किल है, हमारे जीवन का कभी कभी तो ऐसा लगता था हमको कोई अर्थ ही नहीं। जो कुछ उगाया, जो कुछ पैदा किया, वो सारा का सारा ये सारे जमींदार और साहूकार लोग ले गए और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, असहाय से हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जनता के अंदर, खास करके यूरोप में, यूरोपियन समाज में कुछ अवेयरनेस आई। उसमें से कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने जनता को ये बताना शुरू किया कि देखिए आप भी उसी राजा की तरह ही, उसी चर्च के फादर की तरह ही इंसान है, आपके अंदर भी वही चीज है जो उनके अंदर है। बस ये है कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आपको बेवकूफ बना करके वो मजे से अपने महलों में आराम कर रहे हैं। इसलिए सबके सब एकजुट हो जाओ और इन राजाओं को, इन मोनार्क्स को, इन फ्यूडल्स को उखाड़ करके फेंक दो। यदि ये भागते हैं तो भगा दो, नहीं भागते तो उनको मार डालो। ये जो आइडिया है, ये लोगों में बढ़ते बढ़ते जब एक ऐसी स्टेज आ गई कि जहां पर जनता को लगा कि अब तो इस राजशाही को, इस मोनार्क सिस्टम को उखाड़ फेंकना है, इसको समाप्त नहीं कर देना है। अब हमारे ऊपर कोई अपने आप से मर्जी से शासन नहीं करेगा, बल्कि हम खुद से अपनी सरकार बनाएंगे। हम बताएंगे कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, हमारा राजा कौन होगा। और ये करके उन्होंने, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रेंच रेवोल्यूशन में यही सब हुआ कि जनता ने मोनार्क्स को, फ्यूडल्स को, राजाओं को और सामंतों को मानने से और उनकी गुलामी करने से इनकार कर दिया और ढूंढ ढूंढ करके उनको जगह जगह पर मारा गया, जलाया गया, उनके महलों को और उनके परिवारों को नष्ट कर दिया गया। और फिर एक असेंबली बनी। असेंबली में कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम में से ही कुछ लोग अब लीडर बनेंगे, वो हमारे गवर्नर होंगे, वो हमारे पर रूल करेंगे, हम सब मिल करके अपने लिए कानून बनाएंगे और अब सबको इक्वल राइट्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो राजा है या उसका बेटा है उसको तो बहुत राइट है, वो कुछ भी करे, किसी की हत्या करने कोई सजा नहीं, आम आदमी को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब सबके साथ इक्वलिटी का बिहेवियर होगा। जिस क्राइम के लिए किसी आम आदमी को सजा मिलेगी, उसी के लिए चाहे वो किंग हो, क्वीन हो या कोई भी हो, सबको सजा मिलेगी। तो ऐसे यूनिवर्सल लॉज बनाए जाने लगे जो सबके लिए इक्वली एडॉप्टेबल थे और इन्फोर्सेबल थे। इन रूल्स लॉज को धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया गया। अब उनको लगा कि आसपास कितना बड़ा हमारा फ्रांस होगा, कहाँ तक होगा, कितना बड़ा जर्मनी होगा। तो कुछ लीडर्स ने कहा कि देखो भाई, ऐसे तो कोई भी आगे घुस जाएगा, पता नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे राज्य की सीमा कहाँ तक होगी, उसका नाम क्या होगा। ठीक, तो उन्होंने एक बाउंड्री लाइन, एक एरिया बना दिया कि ये गांव, ये शहर हमारे राज्य में आएंगे और हमारी सीमा वो राइन नदी तक है, उसके उस तरफ जर्मनी का एरिया है। ऐसा करके फ्रांस वालों ने अपने फ्रांस की सीमाओं को निर्धारित कर दिया और बता दिया कि फ्रांस अब क्या है, नेशन स्टेट है, राष्ट्रीय राज्य है, और इसके भीतर जो भी जनता रहती है वो सब फ्रांसीसी है। हमारी राष्ट्र भाषा
नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच है। एक झंडा बना दिया, ये देखिए ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये कहीं पर लगा है, इसका मतलब ये फ्रांस का क्षेत्र है और फ्रांसीसियों का एरिया है। अब वो झंडे, वो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, वो सब लोगों के लिए क्या बनने लगे, एक स्टेटस सिंबल और मान सम्मान का प्रतीक बन गए, ऑनर और रिस्पेक्ट का एक सेट बन गए, जिन्होंने क्या किया, उस देश की संपूर्ण जनता को एक साथ यूनाइट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए और स्ट्रांगली कोऑपरेट करने के लिए क्या कर दिया, मजबूत कर दिया और उनको एक साथ बांध दिया, जिससे कि कोई सिंगल पर्सन, अकेला व्यक्ति हुकूमत ना कर पाए, सारे देश के लोग एकजुट होकर के अपने देश को डिसाइड करें। तो ये राष्ट्रीय राज्यों का फॉर्मेशन वहां से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आया, स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे यूरोप में बहुत से स्टेट ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने अपने आप को नेशनल स्टेट के फॉर्म में एस्टैब्लिश कर दिया। अब जर्मनी ने भी उसके बाद अपना राज्य की बाउंड्री क्लियर कर दी, इसके बाद अपना नेशनल फ्लैग बना लिया, नेशनल एंथम हो गया और सबसे मेन चीज गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इसको भी क्लियर कर लिया। अब उसके काफी साल बाद आपको पता है इंडिया में तो नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन और सब कुछ जो बहुत बाद में हुआ, तो इसीलिए बाद में बात करना भी उचित रहेगा। अब यहाँ पर अपने यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनी एस्टैब्लिश हुई, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, आपको पता है। प्लासी के युद्ध से यहाँ पर धीरे धीरे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ है मजबूत हुई, वो अपनी पावर को बढ़ाते चले गए और फिर 1857 आ गया, 1857 की जो क्रांति हुई, जिससे पता है भारतीय रजवाड़ों ने, जो इंडियन मोनार्क्स थे, इन लोगों ने एक साथ एकजुट होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, आंदोलन कर दिया और सीधा युद्ध हुआ। एक तरफ ब्रिटिश आर्मी और उनके साथ कुछ भारतीय राजाओं की सेना। भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश सोल्जर्स थे, वो केवल अपने दम पे नहीं लड़ रहे थे, उनको कुछ इंडियन किंग्स का सपोर्ट भी मिला हुआ था। भाई भारतीय राजा भी तो आपस में लड़ रहे थे ना, तो उनको लग रहा था कि ब्रिटिश आर्मी हमारा साथ दे दे तो हम उस राजा को परास्त कर दें, तो वो एक दूसरे का साथ लेकर के किसी थर्ड पार्टी को डिफीट करने की कोशिश कर रहे थे। ये खेल चल रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि बहुत सारे इंडियन मोनार्क्स को लगा कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तो पूरे देश में राज कर लेगी और हम लोगों का जो रास्ता ही है वो खतरे में पड़ी जा रही है, हम लोगों के रजवाड़े ही खत्म हो जाएंगे। भाई अभी तक क्या था, जनता थी, जनता तो राजा को इतना तंग नहीं कर पाएगी, राजा को मार तो पाएगी नहीं, न राजा को उसके पद से हटा पाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, उसके गवर्नर तो इन राजाओं के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे। वो तो राजाओं को रिजेक्ट कर दे रहे थे, गलती से उठा के फेंक दे रहे थे। अब झांसी में क्या हुआ, झांसी में जब गंगाधर राव का कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये राज्य तो चलाने लायक बचा ही नहीं, तो अभी हमारा हो गया। डॉक्टर ऑफ लैब्स था, तो डलहौजी ने कहा कि अब तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है मैं जीवित हूँ, तो उन्होंने क्रांति कर दी, उन्होंने आगे से सीधा लोहा लिया। अब केवल अकेले तो लिया नहीं, उसके साथ उन्होंने कुछ और राजाओं को मिलाया, कानपुर से नाना साहब को मिला लिया, कानपुर से तात्या टोपे को ले लिया, और यहाँ तक कि इन लोगों ने आपस में गुट बना करके दिल्ली से बहादुर जफर को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और एक यूनियन बना लिया कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे, खतरा तो सबके ऊपर है। लेकिन अब जैसे भी हुआ, कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि इनके अपने जो राजशाही सिस्टम थे उनके ऊपर खतरा बढ़ रहा है, वो सिस्टम पूरा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और जनता भी देखिए भाई बहुत साथ नहीं दे रही राजाओं का। अब झांसी की क्या पूरी जनता रानी लक्ष्मीबाई के साथ थोड़ी थी, युद्ध हो रहा, अंग्रेज के सैनिक उसमें लड़ रहे हैं और झांसी की रानी के कुछ सैनिक लड़ रहे हैं, बाकी जनता मुझे सब घर में खाती रही, जो कहानियां सुनने वाले हैं वो सुन रही है। क्या मतलब है, कौन बदला कर दे रहा है? क्योंकि जनता भी तो चाहती थी भाई, चाहे अंग्रेज रहे और चाहे झांसी की रानी रहे या कोई राजा रहे, हमारे ऊपर हमारा तो भला कर ली जाएगा। आज भी आपने अक्सर देखा होगा
दूर दराज के जो इंटीरियर एरियाज होते हैं जहाँ पर अभी लिटरेसी नहीं है या जिनका गवर्नमेंट के साथ में पॉलिटिक्स में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, वो लोग अभी भी कहते हैं हमें क्या मतलब मोदी बने चाहे योगी बने, कोई हमारे घर का तो खाने थोड़ी दे जाएगा, खाते तो अपना ही है ना कमा के, हमारे मोहल्ले में कुछ कर जाए तो जाए, हमारी सड़क ही बनवा दे, क्योंकि वो इतनी दूर है गवर्नमेंट के उस सिस्टम से और इस पॉलिटिक्स से कि उनको लगता है कि उसका हमारे पर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ही नहीं। आप राफेल फाइटर प्लेन ला रहे हो, ठीक, आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हो, आप चाइना से लद्दाख पे युद्ध करने वाले हो, सब कुछ हो, लेकिन उस इंसान को जो गांव में किसी दूर दराज जगह में बैठा हुआ है उसको लग रहा है उन सब चीजों से हमारा क्या मतलब, क्या फाइटर प्लेन हमें उड़ाने मिलेगा या हमारे घर के सामने खड़ा हो जाएगा, और चाइनीज लोग आएंगे क्या मेरे घर थोड़ी ना आएंगे, वो दिल्ली जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में कब्जा करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें कौन सी तकलीफ है, उनका तो ये मानना होता है। इसलिए वो लोग इस गवर्नमेंट का और इस पूरे सिस्टम का कोई सपोर्ट नहीं करते, वो न्यूट्रल रहते हैं, उनको मतलब नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है तो फिर वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, और जब उनको एक दिन लगता है कि अरे अगर ये राजा बन सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एक बार, मैं इससे अच्छा काम कर सकता हूँ, इससे भला आदमी हूँ। तो फिर इंडिया में धीरे धीरे मैंने बताया 1857 का रिवोल्ट हुआ, वो फेल हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन भारतीय लोगों में तमाम तरीके की चेतना आ गई कि अरे अंग्रेजों से जब ये लोग लड़ सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। फिर राजा कमजोर पड़ते जा रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी डायरेक्ट रूल नहीं करना चाह रही, क्योंकि उसका एम क्या है, इंडिया के साथ में ट्रेड करना, व्यापार करना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करके इंग्लैंड ले जाना, वो नहीं चाहते। ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि वो पूरे इंडिया के ऊपर हुकूमत करे यहीं पर, अगर ऐसा होता ना तो वो यहीं पर आके रहने लगे होते और अब तक रह रहे होते, लेकिन हुआ क्या, वो सबके सब चले गए, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए आए, इसलिए यहाँ की डायरेक्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बस वो उतना ही इन्वॉल्व हो रहे थे जितना उनको जरूरत थी। तो ऐसे में इंडियन सिटीजन धीरे धीरे अवेयर हो रहे थे, आम नागरिक, कि न ये राजा हमारे काम के है और न ये कंपनी हमारे काम की है। आप मंगल पांडे को भी देखिए, मंगल पांडे अपने साथियों से या खास करके अपने ब्रिटिश एक ऑफिसर से पूछता है, सोल्जर से, कि ये कंपनी है क्या। उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये ब्रिटिशर्स से या ऑफिसर्स जो भी है, सोल्जर्स, हमेशा ये किसी न किसी धुन में लगे दिखाई देते हैं और कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। चलो मंगल पांडे तो सिर्फ एक सोल्जर है, नौकरी कर रहा है अंग्रेजी सेना में, वो सिर्फ एक नौकर है, उसको कुछ पेमेंट मिल जा रही है, लेकिन मंगल पांडे देख रहा है कि कभी ये इस राजा से लड़ते हैं, कभी उससे लड़ते हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, और ये उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, ये है क्या, क्योंकि वो इंग्लैंड तो कभी गया नहीं, इंग्लैंड की पार्लियामेंट उसने नहीं देखी, ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए यहाँ पर आई है, इसके ऑफिसर्स यहाँ से वहां जाकर के क्या बता रहे हैं, इसको उसे पता नहीं। तो वो ऐसे ही पूछता अपने साथी सोल्जर से, एक अंग्रेज सिपाही से, कि ये कंपनी है क्या। तो अंग्रेज सिपाही थोड़ा सा ईमानदार था और उसे लगा कि मंगल पांडे की जो क्यूरियोसिटी है इसको थोड़ा शांत करना चाहिए, इसको रियल चीज बतानी चाहिए। तो वो उसको डायरेक्ट आंसर देता है, कंपनी इज द गेम ऑफ प्रॉफिट, इट इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। उसने बताया कि कंपनी एक जुए के खेल की तरह है और ये फिर प्रॉफिट के लिए काम करती है। वो आपको लालच देंगे कि हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ नौकरी करो, सब कुछ करो, लेकिन आप ध्यान रखिए उनका जो फाइनल एम है वो यही है कि इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके इंग्लैंड ले जाना। और ओरिजिनल चीज, अगर मुझे अजय से कोई काम लेना है तो अजय को सारी चीजें सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अजय से कह दूंगा अजय मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुमसे काम निकाल रहा हूँ, और काम निकालने के बाद मैं तुम्हें हटा दूंगा, वो तो तुरंत ही चला जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो यही मंगल पांडे के साथ हो रहा था। और जब उसने इस चीज को जाना कि अरे ये तो किसी भी तरीके से चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब केवल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। भाई वो इंडियन से कहते हैं हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ेंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे तो
एक अच्छे सिटीजन बनेंगे, आप हमारे यहाँ जॉब कर पाएंगे। तो एट लास्ट जो इंडियन सिटीजन्स है वो धीरे धीरे क्या हो गए, यूनाइट हो गए, उनको एक फ्री विल मिल गई, इच्छा शक्ति मिल गई कि वो सॉवरेन होकर के, सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कुछ भी सोच सकते हैं और अपने लिए अब वो डिमांड कर रहे थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें वो खुद से लीडरशिप करें, कोई जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा ना जाए, वो चाहे ब्रिटिशर्स हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स हो या फिर कोई रजवाड़ा हो, कोई राजा हो। अब उसको वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि उन लोगों ने पिछले 100 सालों में 1757 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देख लिया कि वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता से कोई मतलब नहीं, और उन लोगों ने भारतीय रजवाड़ों को भी देख लिया कि वो भी सिर्फ हुकूमत करने के लिए, जनता से लगान वसूलने के लिए और अपने महलों में आराम करने के लिए सारी कोशिश करते हैं, उनको भी आम जनता से कोई मतलब नहीं। ऐसे में अब सिटीजन्स अवेयर हो रहे थे। दूसरी बात, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन, कुछ विद्वान लोग, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग समाज के बीच में आ रहे थे जो लोग जनता को अवेयर कर रहे थे कि आप किसी के गुलाम मत बनो। और वो जो कुछ यूरोप में घटित हो रहा था, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में या फिर जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, और आगे चल करके आप देख रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ और वहां पर एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उस सब की इंफॉर्मेशन वो स्टडी कर रहे थे। बहुत सारे लोग, आपको पता है, उस दौर में इंग्लैंड जाने लगे थे पढ़ने के लिए, अदर कंट्री से पढ़ के आ रहे थे। वो सब भारतीय जनता को जागरूक कर रहे थे कि इन सब चीजों को समझो, नेशन स्टेट क्या होता है, वहां पर ऐसा होता है, पूरा कंट्री होता है, उनका नेशनल फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, और वो सब अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। उनके पास एक आर्मी होती है जो जनता की भी रक्षा करती है और देश की भी रक्षा करती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट वो जनता के माइंड में भरते जा रहे थे और एक टाइम ऐसा आया कि ऐसे लीडर्स मिल गए, चाहे वो गांधी रहे हो, जवाहरलाल रहे हो, या फिर आगे चल करके जो एक्सट्रीमिस्ट और जो थोड़ा सा आप ये कह सकते हो एक्सप्लोसिव माइंड वाले लीडर्स थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी हैं। इन लोगों ने मिलकर के सारी हुकूमत को किसी भी तरीके के जो इलीगल इस तरह के जो फॉर्मेट चल रहे थे गवर्नमेंट के, चाहे भारतीय रजवाड़े हो या फिर ब्रिटिश गवर्नर्स हो, इनके रूल को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया और ये कहा कि हमें तो पूरी सॉवरेन संप्रभुता चाहिए, हम अपने कंट्री के लिए जैसा कि यूरोप में हो रहा है, नेशनल स्टेट फॉर्म हो रहा है, हम भी वही करेंगे। और इसी डिमांड आगे चल करके फिर 1947 में इंडिया को फ्रीडम दिलाई, और फिर वो सभी चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं एक नेशनल स्टेट में होती हैं, कि उनका एक जोग्राफिकल एरिया होता है, उसका एक नाम होता है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल द स्टेट्स आर unbreakable part of its union. This no part of India's union can be separated from its original form. And the organized government, एक सरकार होती है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं, आपको पता है, वो वर्क करते हैं और वो 5 years के प्लान के लिए जो पंचवर्षीय सिस्टम यहाँ चलता है, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं अगले, बस वहीं तक वर्क है उनका, उसके बाद फिर वो रिन्यू होंगे, री इलेक्शन होंगे। सेट ऑफ रूल्स लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रूल्स लॉज जो है सभी के लिए इक्वल है। ऑल द इंडियन सिटीजंस आर इक्वल इन द आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज इन द आई ऑफ द लॉज, मींस लॉज आर इक्वली treated or enforced for all the citizens. And next, and that is most important, now India and its citizens are totally sovereign, means they are not under any other external power or part.